हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। और आज का हमारा पहला टॉपिक है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अंग्रेजी में इसे कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए देखते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। मैंने यहाँ पर एक सेल लिया है और मैं एक क्या करता हूँ, चालक ले लेता हूँ, मैं एक तार ले लेता हूँ। ठीक है, अब हम लोग तार के एक सिरे को इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे सिरे को क्या करते हैं, इस सेल के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस तरह जोड़ने से क्या होगा, इसका विभवांतर स्थापित हो जाएगा और विभवांतर स्थापित हो जाएगा तो इसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो कुछ समय बाद हम जब इस तार को स्पर्श करेंगे, इस चालक को स्पर्श करके देखेंगे तो ये आपको गर्म होता हुआ पता चलेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इस सेल की जो विद्युत ऊर्जा हुई वह ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होने लगेगी और इसी को हम लोग विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चालक गर्म हो जाता है। अच्छा, गर्म होने का मतलब है, यहां पे लिख सकते हैं कि अर्थात विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय या ऊष्मा लिख सकते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा किस में रूपांतरित हो जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होने लगती है। और हम लोग कह सकते हैं इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यह गर्म क्यों होता है, इसके बारे में बताइए। तो देखिए यहां पे हमने क्या किया है कि एक सेल लिया है, सेल के दोनों टर्मिनल के साथ एक तार लेकर उनके दोनों सिरों को कनेक्ट कर दिया है, एक सिरे में पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे सिरे में नेगेटिव टर्मिनल। तो जाहिर सी बात है इसका एक विभवांतर स्थापित हो जाएगा जिससे इसके अंदर क्या होगा, आवेश का प्रवाह होने लगेगा। और आवेश का प्रवाह कैसे होता है, जब चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उच्च विभव के सिरों की ओर त्वरित होते हैं, उच्च विभव वाले सिरों की तरफ त्वरित होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग कहते हैं कि आवेश का प्रवाह हो रहा है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या होंगे, इसके अंदर भी, इस चालक के अंदर जो ये चालक तार है इसके अंदर भी क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो उच्च विभव के सिरों की तरफ त्वरित होने लगेंगे। लेकिन ये त्वरित होते हैं तो ये हमेशा इनका चाल लगातार बढ़ता नहीं है ना, एक्सीलरेट होने से इनका लगातार चाल नहीं बढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर हमें पता है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं तो वो धनायनों से भी बार बार टकराते हैं, इसके अंदर जो धनायन है उनसे भी बार बार टकराएंगे। ठीक है, और जिसके कारण उन इलेक्ट्रॉनों की चाल जो होती है स्लो हो जाती है, मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। ठीक है,
और विभवांतर के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और उनके कुछ भाग वो अपने आयनों को दे देते हैं, चालक के आयनों को दे देते हैं। और इसके कारण ही क्या होता है कि इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। इस चालक की क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है और उसके फलस्वरूप इस चालक का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और चालक का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसका मतलब हमें महसूस होगा कि यहाँ पे जो ये विद्युत ऊर्जा थी वह किस में रूपांतरित हो गई, ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो गई। ठीक है, तो हमने देखा कि इनके इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह हो रहा है, उनमें जो गति हो रही है, उसका विरोध कौन कर रहा है, इसके धनायन उसका विरोध कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, क्योंकि उनसे वो बार बार टकरा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं इनके अंदर प्रवाहित हो रही धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा के परिमाण की, तो वह चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होगा, है ना। चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होता है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण किसके बराबर होता है, तो लिख सकते हैं उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होता है, किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। तो हमने यहां पे देखा कि ऊष्मा जो होती है कार्य के बराबर होती है। अच्छा, तो हम लोग पढ़े हुए थे एक फॉर्मूला V बराबर में W/Q। शुरू में ही मैंने बताया था कि जो विद्युत विभव होता है या विभवांतर जो होता है कार्य बटा आवेश के बराबर होता है। हम लोग ये पढ़े हुए फॉर्मूला। तो यहां से आपके W बराबर में क्या मिल जाएगा, V इंटू Q मिल जाएगा ना, या Q इंटू V भी लिख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि कार्य किसके बराबर होता है, कार्य किसके बराबर होता है, ऊष्मा के बराबर होता है। कार्य किसके बराबर होता है, ऊष्मा के बराबर होता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो U होगी, U क्या है आपकी ऊष्मा है, या V इंटू Q के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कार्य जो होता है वह किसके बराबर होता है, ऊष्मा के बराबर होता है। U क्या है यहाँ पे, ऊष्मा है, या यहाँ पे कह सकते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है, या सिर्फ ऊष्मा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो U बराबर में हम लोग V इंटू Q भी लिख सकते हैं। अच्छा, हम लोग एक पढ़े हुए थे फॉर्मूला कि यहाँ पे W बराबर V इंटू Q तो हो गया। अच्छा, एक और हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि I इक्वल टू होता है Q/T। तो यहां से Q बराबर में क्या मिल जाएगा, I इंटू T। इसलिए हम लोग W बराबर में क्या लिख सकते हैं, V इंटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे Q के जगह पे क्या आ जाएगा, I इंटू T। यानी कि यहां से हमारा W बराबर में क्या आ जाएगा, VIT। तो हम यहां से ऊष्मा के बराबर में भी लिख सकते हैं, ऊष्मा किस में बराबर हो जाएगा, V इंटू I इंटू T के बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक और हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला V इक्वल टू IR, पढ़े है ना जी। तो इसलिए यहाँ पे W बराबर में क्या हो जाएगा, V के जगह पे हम लोग ये IR रख देते हैं, I इंटू R, और इंटू में आपका क्या है, IT है। तो यहाँ से W बराबर में क्या मिल जाएगा, I² RT। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं W के जगह पर ऊष्मा ले सकते हैं, वह किसके बराबर हो जाएगा, I² RT के बराबर। क्योंकि हमने देखा था ना अभी ऊपर
कि कुल कार्य के बराबर कौन होता है, उत्सर्जित ऊष्मा होती है। तो U बराबर में I स्क्वायर RT हो जाएगा। तो ये हमें सूत्र यहाँ पे जितने भी प्राप्त हो रहे हैं ना, इन सबको आप याद रखेंगे, इसका प्रयोग हम लोग आने वाले एक्सरसाइज में करने वाले हैं। ठीक है, जो प्रश्नावली मिलेंगे वहां पे इन सब का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो एक और फॉर्मूला हम लोग इससे प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग I इक्वल टू जानते हैं ओम के नियम से, मैंने V/R आपको बताया था। तो इसलिए यहां पर W बराबर में क्या हो जाएगा, I की जगह पर हम लोग रख देंगे V/R, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और इंटू में RT, यानी कि यहां से W बराबर में हो जाएगा V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R इंटू टी। एक R से एक R कट जाएगा, तो यहां से W बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर में आ जाएगा V स्क्वायर बाई R इंटू टी, या हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ऊष्मा के बराबर होगा ये कार्य, तो U बराबर में V स्क्वायर बाई R इंटू में टी। तो ये भी आपके ऊष्मा के लिए सूत्र निकल के आ गया। अच्छा हम देख रहे हैं कि U यहाँ ऊष्मा किसके बराबर है, I स्क्वायर RT। तो इस I स्क्वायर RT से हमें 3 परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। चलिए हम लोग इसको थोड़ा डिफाइन करके समझ लेते हैं। हमने अभी देखा कि ऊष्मा जो होती है वह किसके बराबर होती है, तो I स्क्वायर R इंटू टी के। तो हम यहाँ से हमें 3 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, उनको हम लोग 3 नियम मान लेंगे। तो पहला नियम क्या होगा, अगर मान लीजिए मैं यहां पर समय t को निश्चित रखूं और R प्रतिरोध जो है इसको भी निश्चित रखूं, ये दोनों निश्चित है, फिक्स है, ये कोई कांस्टेंट नहीं है, फिक्स है, तो हमें यहां पे क्या प्राप्त होगा, जब इन दोनों को निश्चित कांस्टेंट कर लेंगे और कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहां आपका क्या हो जाएगा, U, यानी कि ऊष्मा जो हो जाएगी समानुपाती हो जाएगी विद्युत धारा के वर्ग के। मैं अगर इसको और इसको निश्चित मान लूं तो ये कांस्टेंट हो जाएंगे एक प्रकार से, और ये कांस्टेंट को मैं हटाऊंगा तो यहाँ समानुपाती का चिन्ह लेना होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर प्रतिरोध और समय को निश्चित रखा जाए तो चालक में उत्पन्न जो ऊष्मा होगी वह किसके बराबर हो जाएगी, तो वह समानुपाती हो जाएगी विद्युत धारा के वर्ग के। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं ये नियम में कि पहला नियम क्या हो जाएगा कि किसी निश्चित समय क्या था आपका t में किसी निश्चित प्रतिरोध हमने क्या लिया था, R वाले चालक में उत्पन्न हुई ऊष्मा का परिमाण कर देते, सॉरी परिणाम नहीं, परिमाण, ऊष्मा का परिमाण है ना, उसका मैग्नीट्यूड U उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या लिया हमने, I के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कि U समानुपाती हो जाएगा I स्क्वायर के। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। अगर मैं यहां पर धारा को निश्चित मान लूं, धारा क्या है, निश्चित मान लेता हूं, और समय को भी निश्चित मान लिया है, तो ये दोनों कांस्टेंट है और इन दोनों कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहां समानुपाती आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि जो ऊष्मा है वह समानुपाती हो जाएगी प्रतिरोध के। यानी कि यहाँ पे जब धारा को और किसको नियत रखा जा रहा है, समय को निश्चित कर लेंगे तो ये आपके कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट को जब मैं हटा दूंगा तो यह समानुपाती का चिन्ह लेना पड़ेगा ना जी। तो हम लोग अब यहां लिख सकते हैं कि किसी निश्चित प्रबलता की विद्युत धारा क्या है आपकी, I है, द्वारा निश्चित समय
निश्चित समय t में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण चालक के प्रतिरोध उष्मा आपकी क्या थी? उष्मा का परिमाण हमारा U था। चालक के प्रतिरोध R के समानुपाती होता है। यहां पे हमने क्या कर दिया कि उष्मा जो हुआ समानुपाती हो गया, उष्मा का परिमाण जो हुआ समानुपाती हो गया चालक के प्रतिरोध के। चलिए अब हम लोग एक तीसरा नियम देख लेते हैं, तीसरा हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। अब मैं यहां पे क्या कर लेता हूं कि इस धारा जो प्रबल धारा जो है इसको मैं क्या कर लेता हूं, मान लेता हूं निश्चित, ठीक है। और यहां पे प्रतिरोध जो है ये भी आपका निश्चित हो जाता है, नियत हो जाता है, ये दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो उष्मा होगी वो क्या हो जाएगी? समानुपाती हो जाएगी समय के, है ना जी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि आपकी उष्मा जो है समानुपाती हो जाएगी किसके? ये यू है। उष्मा जो है किसके समानुपाती हो जाएगी? समय के। जब हम लोग धारा को और प्रतिरोध को नियत रखते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी दिए गए चालक में एक ही प्रबलता की धारा, यानी धारा कौन सी थी? आई थी, भिन्न भिन्न समय तक, यानी समय को नियत नहीं रखा जा रहा है, प्रवाहित भिन्न समय तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण, देखिए दिए गए चालक की बात हो रहा है, यानी कि उस चालक का प्रतिरोध नियत रहेगा, चालक के प्रतिरोध में कोई चेंज नहीं आएगा, यहीं पे आपको क्लियर हो जा रहा है। तो उष्मा का परिमाण U जो होगा धारा प्रवाह के समय T के समानुपाती होता है। समझ गए? अब इसका मीनिंग समझ रहे ना, यानी कि अगर हम लोग इसमें, मैंने पहले में बताया कि अगर हम लोग प्रतिरोध और समय को निश्चित रखें तो उष्मा किसके समानुपाती हो जाएगी? धारा के वर्ग के। यानी कि धारा का वर्ग जिस तरह से बढ़ेगा उसी तरह से उष्मा भी बढ़ती जाएगी। अच्छा, जिस तरह से प्रतिरोध बढ़ेगा उसी तरह से उष्मा बढ़ेगी। अगर प्रतिरोध घटता है तो उष्मा भी कम होगी, उष्मा भी कम निकलेगा, उष्मा भी कम उत्सर्जित होगी। और प्रतिरोध अगर अधिक होता है तो उष्मा भी अधिक होगी। समानुपाती का मतलब ये है, ज्यादा समय तक अगर धारा प्रवाहित हो रही है, एक निश्चित धारा को ज्यादा समय तक किसी चालक से प्रवाहित करते हैं तो उष्मा भी बढ़ेगा, और अगर कम समय तक करते हैं तो उष्मा भी घटेगा। समानुपाती का मतलब ही ना होता है। तो ये जो हमने तीनों नियम देखे हैं ना, ये पहला दूसरा तीसरा तीन नियम जो देखे हैं, एक्चुअल में इसे हम लोग जूल का उष्मीय नियम कहते हैं, ठीक है। इसका जो ब्रिटिश के एक वैज्ञानिक जूल थे, इन्होंने इसका प्रयोग किया था, इसके बारे में बताया था। तो इसीलिए हम लोग ये तीनों जो नियम देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जूल के उष्मीय नियम कहते हैं। अगर आप किससे पूछेगा कि जूल का उष्मीय नियम क्या है तो आप इन तीनों नियमों को लिखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे विद्युत शक्ति के बारे में। विद्युत शक्ति क्या होता है? विद्युत शक्ति क्या होता है? अंग्रेजी में कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। चलिए देखते हैं विद्युत शक्ति क्या होता है। तो हम लोग पहले इसे परिभाषित कर देते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ
उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि विद्युत ऊर्जा का प्रवाह किस दर से हो रहा है वही क्या कहलाएगी, विद्युत शक्ति कहलाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो विद्युत शक्ति होगा, विद्युत शक्ति जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, वह बराबर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा बटा समय के। यानी कि विद्युत ऊर्जा किस दर से है ना व्यय हो रही है, खर्च हो रही है, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। और विद्युत शक्ति को हम लोग P से डिनोट करेंगे, और विद्युत ऊर्जा के लिए हम जानते हैं विद्युत ऊर्जा को हम लोग U से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, या हम इसे बात करें तो W से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये किए गए कार्य के बराबर होता है, ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होता है, ये मैंने बता रखा है। तो यहाँ P बराबर में हो जाएगा W/T। ठीक है, P बराबर में क्या हो जाएगा, W/T या U/T भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए P बराबर W/T हमें यहां से फॉर्मूला मिल जाएगा। अब देखिए, चूंकि हम लोग फॉर्मूला जानते थे, एक फॉर्मूला था कि W बराबर में V इंटू Q मैंने बता रखा था, तो इसलिए P बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा VQ, W की जगह VQ आ जाएगा और बटा में T। मैं यहाँ पे और बहुत सारे आपको सूत्र बताने वाला हूं। अच्छा, चूंकि मैंने एक और फॉर्मूला बताया था W बराबर में VIT, ये मैंने बताया था, तो यहां से P बराबर हो जाएगा, W की जगह क्या आ जाएगा VIT और बटा में आपका T यहाँ है, T से T कट जाएगा, तो यहां से फाइनली P बराबर में V इंटू आई आ जाएगा। एक और फॉर्मूला मिल गया शक्ति बराबर में। अच्छा, मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था W बराबर में I स्क्वायर RT, तो इसलिए P बराबर में क्या हो जाएगा, W की जगह यहां आ जाएगा I स्क्वायर RT और बटा में T, T से T कट जाएगा, P बराबर में क्या आ जाएगा I स्क्वायर R। चलिए, एक और मैंने फॉर्मूला बताया था आपको W बराबर में V स्क्वायर बाई R इंटू टी, तो इसलिए P बराबर में हो जाएगा, यहाँ W की जगह मैं रख दूंगा, ऊपर वाले फॉर्मूले में रख रहा हूं, V स्क्वायर बाई R इंटू टी और बटा में T, T से T यहाँ काट देंगे, यहाँ P बराबर में क्या मिल जाएगा आपका V स्क्वायर बाई R मिल जाएगा। तो ये हमें सूत्र प्राप्त हो जा रहे हैं विद्युत शक्ति ज्ञात करने के लिए। तो जो भी क्वेश्चन में दिया होगा ना, उसी के अनुसार हम लोग सूत्रों का प्रयोग करेंगे। अगर आपके पास विभवांतर और प्रतिरोध दिया है तो इसका प्रयोग करेंगे, अगर आपके पास विभवांतर और विद्युत धारा दी हुई है, विद्युत धारा की प्रबलता दी हुई है, तो P बराबर V इंटू आई प्रयोग करेंगे। अगर आपके पास कार्य और समय दिया हुआ है तो हम लोग P बराबर W/T का प्रयोग करेंगे। तो जो भी हमें सूत्र का प्रयोग करना होगा क्वेश्चन के अनुसार करेंगे। अब बात करते हैं विद्युत शक्ति के SI मात्रक। यहाँ पे लिख सकते हैं विद्युत शक्ति का SI मात्रक, SI मात्रक। तो अगर मैं बात करूं तो हमने देखा था अभी P बराबर में W/T, तो W क्या है आपका कार्य है, तो कार्य का SI मात्रक होता है जूल और आपका समय का होता है सेकंड। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका SI मात्रक जूल प्रति सेकंड। अच्छा, इसका एक और मात्रक होता है जिसे हम लोग वाट कहते हैं, और इसे हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर W से सूचित करते हैं। तो यहां से हमें पता चल गया कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकंड या फिर वाट भी हम लोग लिख सकते हैं। समझ गए? चलिए, अभी हम लोग विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़े थे। तो विद्युत ऊर्जा जो थी आपकी, वह किए गए कार्य के बराबर होती थी। मैंने बताया था कितना कार्य हो रहा है उसके बराबर होती थी। तो अगर मैं विद्युत ऊर्जा के SI मात्रक की बात करूं, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक, तो विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक कार्य का जो SI मात्रक होगा वही हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि कार्य का SI मात्रक जूल होता है, तो विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या हो जाएगा, जूल होता है। ठीक है, जूल ही ना होगा जी, जूल होता है, जिसे जे से डिनोट करते हैं। तो विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक जूल जो है बहुत ही छोटा यूनिट है, बहुत ही छोटा यूनिट है। अगर हम लोग घर के अंदर बात करें, इस जूल की बात करें,
तो घर के अंदर जो हम लोग विद्युत ऊर्जा खपत करते हैं, अगर उसमें जूल में हम लोग काउंट करेंगे कितनी हम लोग ऊर्जा खपत कर रहे हैं, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा मात्रक है। अब देखिए, अब इसके लिए एक बड़े मात्रक का हम लोग प्रयोग करते हैं। आप सुने होंगे कि घर में भी जो बिजली रीडिंग होती है, हम लोग कहते हैं कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट, 50 यूनिट। वो यूनिट क्या होता है? तो एक्चुअल में 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा जो होती है ना, 1 यूनिट जो विद्युत ऊर्जा होती है, आपके जो मीटर में काउंट होता है, वह किसके बराबर होती है? तो वह 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। वह किसके बराबर होती है? 1 किलोवाट घंटा। अब ये किलोवाट घंटा क्या है? तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा को रीडिंग करने के लिए, यानी उसका एक प्रकार का बड़ा सा मात्रक है। ये भी आपका विद्युत ऊर्जा का ही मात्रक हुआ। कैसे ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक हुआ? तो हमने देखा था फॉर्मूला 1 कि P बराबर में था W/T। मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। तो यहां से आप W बराबर में P इंटू टी नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये आपका क्या है? W कार्य है, कार्य उष्मा के बराबर होता है, तो इसे U लिख सकते हैं। U बराबर में P इंटू टी। तो अब देखिए, हम लोग यहां पर देख रहे हैं, यह आपका क्या है? यह आपका क्या है? तो यह आपका पावर है, शक्ति है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक मैंने क्या बताया था? वाट बताया था, वाट बताया था। और समय का मात्रक क्या बताया था? सेकंड बताया था। ये बताया था ना जी। ये तो यहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं, U का यानी कि उष्मा का एसआई मात्रक। तो हमें एक उष्मा का एसआई मात्रक यहां से मिलेगा। वह क्या मिलेगा? वाट सेकंड। तो वाट सेकंड को अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो किलोवाट घंटा में भी हो सकता है। देखिए, सेकंड का एक बड़ा मात्रक है ना, घंटा हो जाएगा। और वाट को हम लोग किलोवाट में भी तो लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं ना जी कि 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। किलो का मतलब 1000, ये हम लोग जानते हैं। तो देखिए, ये वाट हो गया और ये समय क्या हो गया? आवर। तो हमने देख लिया यहां पर कि शक्ति में जब गुना कर देंगे समय से, तो वह क्या हो जाएगा? वह विद्युत ऊर्जा ही ना होगी जी। तो यहां से हमें पता चल गया कि यह एक तरह से विद्युत ऊर्जा ही है ना, यानी कि ये जूल से बहुत ही बड़ी इकाई है, बहुत ही बड़ा मात्रक है। ठीक है, चलिए। तो अब 1 यूनिट जो हम लोग विद्युत ऊर्जा खर्च करते हैं, वह 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। अब 1 किलोवाट आवर की बात करें, तो अगर मैं इसे जूल में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा? तो देखिए, हम लोग 1 किलोवाट आवर को हम लोग लिख सकते हैं 1 किलोवाट और गुना में 1 आवर, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसका मतलब ये ना होगा। अच्छा, इसको हम लोग वाट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 वाट हो जाएगा, और इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 गुना 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद इनको गुना कर दो, 6 के 36 और इस पर 5 गो जीरो लग जाएगा, वाट सेकंड। तो हमने देखा कि ऊर्जा का एसआई मात्रक वाट सेकंड भी है और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल भी है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जूल जो होगा वाट सेकंड के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको हटा के जूल लिख सकते हैं। तो 36 और इसके ऊपर 5 गो जीरो और यहाँ पे जूल लगा देते हैं। तो इसे अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। यानी हमें एक बात ये पता चल गई कि 1 किलोवाट आवर जो होता है, 1 किलोवाट आवर जो होता है वह 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो देख रहे हैं ना, ये बहुत ही बड़ी इकाई है। और यह किसके बराबर होता है? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है, जो हम लोग घरों में खर्च करते हैं। जो हमारे बोर्ड में जो रीडिंग होती है ना, वो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा 3.6 इंटू 10⁻6 के जूल के बराबर होती है। तो हम लोग जो ये यूनिट कहते हैं ना, यूनिट बिजली में जो यूनिट कहते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट, तो इसका पूरा नाम जो है इसको कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी संक्षेप में कहेंगे BOT यूनिट। ठीक है,
यूनिट, ये जो यूनिट हम लोग केवल कर रहे हैं इसको पूरा नाम है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। समझ गया, क्लियर हो गया। अच्छा, अब आप ये सोचोगे कि घर में सर जो आप बोर्ड में रीडिंग देखते हैं, मीटर में जो रीडिंग देखते हैं, वह रीडिंग कैसे काउंट करता होगा? तो आप देखे होगे हर एक प्रकार के उपकरण में उस पे लिखा होता है, जैसे कि आप बिजली का बल्ब देखोगे तो किसी बल्ब पे लिखा होगा 220 वोल्ट 60 वाट, है ना। सब पे अलग अलग, सभी उपकरणों के पीछे आप देख सकते हो ऊपर नीचे कहीं पे भी लिखा रहता है उसके बारे में कि इतना वोल्ट और इतना वाट का है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं कि अगर हम 220 वोल्ट और 60 वाट का कोई बल्ब लगा देते हैं हम अपने घर के किसी परिपथ में, तो यह क्या करेगा कि 220 वोल्ट विभवांतर पर 60 वाट ऊर्जा का उपयोग करेगा। 220 वोल्ट विभवांतर पर 60 वाट ऊर्जा का उपयोग करेगा, समझे ना। यानी कहने का मतलब 60 वाट का मतलब यह है कि वह प्रति सेकंड में 60 जूल ऊर्जा व्यय करेगा। ठीक है, प्रति सेकंड में क्या करेगा? 60 जूल ऊर्जा व्यय करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना जी, पावर बराबर में कार्य बटा या ऊर्जा बटा समय। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक आपका जूल हो गया और ये क्या हो गया? सेकंड हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं, ये पावर का वाट होता है, तो हम लोग कह सकते हैं ना 60 वाट का मतलब यही ना होगा कि प्रति सेकंड में वह जो बल्ब है वह 60 जूल ऊर्जा व्यय करेगा। तो इसी तरह से हम लोग ऐसे बल्ब लगे होंगे, पंखे लगे होंगे, अगर मैं देख लूं सब पे कितना कितना लिखा है और कितना कितना समय तक उसको मैं चला रहा हूं और सबको कैलकुलेट करके मैं आसानी से पता कर सकता हूं कि मेरे एक महीने का बिजली का खपत कितना है। ठीक है, अगर सही से पता चल जाएगा कितने कितने समय तक हम लोग सभी उपकरणों को चला रहे हैं और उस पर कितना वोल्ट और कितना वाट लिखा है, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके रीडिंग कितना हो सकता है। बिजली में जो यूनिट दिखाई देगा आपके मीटर में वह कितना होगा, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल भी एक्सरसाइज में देखने वाले हैं, प्रश्नावली में चलेंगे। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।